कांगो साहब आपके पास आता हूँ। लेफ्ट के लोगों ने यूपीए का साथ, यूपीए 1 का साथ दिया। अभी ये बताया गया कि काफी सारा उसके ऊपर अंकुश लगा के किया गया। लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं कि बार बार, जितनी बार गठबंधन की सरकार बनी, उस गठबंधन की सरकार को गिराने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। ये भी बात को हम लोग बार बार इतिहास के तौर पर हम लोग बार बार हम लोग देखते हैं। तो जो बात खजूरिया साहब ने अभी कही, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पूरे अपोजिशन को या इंडिया गठबंधन को साथ में लेके चलने में सफल नहीं हो रही है, या उनका अपना डिसीजन है कि हमें साथ चलने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, वो अकेले ही देश के अंदर मतलब एक बड़ी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर वो अपना कामकाज कर सकती है? आपको क्या लगता है? क्योंकि लेफ्ट की एक अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो हर गठबंधन के अंदर मोटे तौर पर रही है। जी। राष्ट्रीय 3 पार्टियों राष्ट्रीय सोच की पार्टियां हैं। एक कांग्रेस है जिसको हम मिडिल पाथ कह सकते हैं, बीजेपी जो राइटिस्ट पार्टी है, और लेफ्ट जो लेफ्ट को सोचती है। ये 3 राष्ट्रीय परंपरा पार्टियां इस समय में कांग्रेस मूवमेंट के साथ थी, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं थी, लेकिन कांग्रेस मूवमेंट में थी। और कांग्रेस मूवमेंट के बाद आपको मालूम है कि 1952 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी बनी और कांग्रेस पार्टी चुनकर आई, लेकिन उसका विरोध करने के लिए लेफ्ट ने लगातार कोशिश की और 1952 से लेकर 1971 तक देश की राजनीति लेफ्ट की तरफ खींच लिए। लेफ्ट ही अपोजिशन पार्टी बोल के मेन अपोजिशन पार्टी था, लेकिन इमरजेंसी के बाद हालात बदल गए और राइटिस्ट फोर्सेस बहुत इस देश में स्ट्रांग हो गए। लेकिन मैं समझता हूं आज का संघर्ष क्या है। आज का संघर्ष में 3 पहलू है जिसको हम समझ लेना चाहिए। पहला पहलू है कि एंटी कांग्रेसिज्म जो लोहिया जी ने, जिसका जिक्र आपने किया, लोहिया जी ने शुरू किया था, उसका दौर अब खत्म होने के लिए तैयार है। और मगर उसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी ने उठाया है। आज अगर नरेंद्र मोदी जी की और बीजेपी को वोट मिलते हैं तो वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम डिवीजन पे वोट नहीं मिलते हैं, तो वो एंटी कांग्रेसिज्म भी उसके अंदर उतना ही जिम्मेदार है जो वीपी सिंह के जमाने से चालू हुआ। उसके लिए आपको याद होगा लेफ्ट के बीच में थर्ड फ्रंट का एक कोशिश की थी, देवगौड़ा और गुजराल का आपने जिक्र किया। तो थर्ड फ्रंट की कोशिश की थी, ना कांग्रेस ना बीजेपी, और हम थर्ड फ्रंट चलेंगे रीजनल पार्टियों को लेकर, ये कोशिश की थी, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका। उसके लिए फिर कांग्रेस की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि बीजेपी का चैलेंज ये कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को विरोध करने वाली एक ही पार्टी है और वो बीजेपी है। आप लगातार देखिए बीजेपी के जितने पार्लियामेंट सदस्य रहे, उन्होंने हमेशा जितने भी प्रो पीपल मूवमेंट है उनको विरोध किया है। वो चाहे एलआईसी का नेशनलाइजेशन हो, चाहे बैंक का नेशनलाइजेशन हो, चाहे संस्थानिकों की पेमेंट बंद करने का सवाल हो, सबको बीजेपी ने हमेशा विरोध किया है। तो बीजेपी और समाजवाद का विरोध करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो बीजेपी रही है। और इसीलिए कांग्रेस ने कभी समाजवाद का जिक्र करते हुए समाजवाद को नहीं आगे बढ़ाया, लेकिन फिर भी समाजवाद छोड़ा नहीं कांग्रेस ने। तो मेरे को लगता है इसके लिए इकोनॉमिक जो स्ट्रगल था वो अब पीछे चला गया है और कॉन्स्टिट्यूशनली इंपॉर्टेंट स्ट्रगल आ रहा है। तो अभी एंटी कांग्रेसिज्म कम होके एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा स्ट्रगल हमारे देश में होने वाला है। उसके लिए विविधता में एकता की जरूरत होने वाले लोग एक तरफ है, और जो विविधता में एकता को मानते नहीं है ऐसे बीजेपी आरएसएस के लोग एक तरफ हैं, जिन्होंने एनडीए बनाया है। एनडीए का नाम लेते हैं क्योंकि उनको जरूरत है सत्ता की, लेकिन सत्ता में वो विविधता में एकता की बात नहीं करते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने विविधता में एकता की बात की, गौतम बुद्ध का नाम लिया, लेकिन वो कभी तो भी लेते हैं। जब देश के बाहर जाते हैं तो उनको महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध की याद आती है। देश के अंदर तो वो सावरकर और आरएसएस का ही नाम लेते हैं। इसको हमने समझना चाहिए। तो पहली बात यह है कि एंटी कांग्रेसिज्म का दौर खत्म होकर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बीजेपी का दौर चालू हो गया है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्यों को मानने वाली सभी पार्टियों को इकट्ठा आकर इस देश के संविधान को और देश को बचाना पड़ेगा। यह पहली बात है, और वो लोकसभा इलेक्शन में जरूर होगा। राज्यों में हालत अलग है। राज्यों की जो बात है, रीजनल पार्टियां बहुत मोस्टली रीजनल पार्टियां जो है वो कांग्रेस को तोड़कर बाहर निकली है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो टीआरएस हो, चाहे सब पार्टियां हो, या कांग्रेस का विरोध करके ही वो आगे बढ़ी है, जैसे डीएमके हो, शिवसेना हो। उसके लिए उनको कांग्रेस के बारे में हमेशा शक रहा है और कांग्रेस को मजबूत करना वो नहीं चाहती है।
लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि बीजेपी ने सत्ता का माध्यम का इस्तेमाल करके सभी इंस्टीट्यूशंस को, सभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को अपने खीसे में डाल दिया है, और पैसे का जो उन्होंने खेल खेला है वो इतना बड़ा खेल हमारे देश में कभी नहीं खेला गया। हर इलेक्शन में मैं देखता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास जरूर पैसे रहते हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं जिस तरह से बीजेपी पैसों का खेल खेलती है उस तरह से कांग्रेस खेल नहीं कर सकती है, ये हम सबको मालूम है। उसके लिए पैसे का खेल, सोशल मीडिया का खेल, मीडिया का खेल और इंस्टीट्यूशन का मिसयूज, ये बीजेपी की ताकत है, इसको हम समझ लेना चाहिए। इसको कैसे हम रोके, इसको कैसे टोके, इसको रोकने के लिए विविधता में एकता की बात करने वाले लोगों को इकट्ठा आना ही पड़ेगा। यह मजबूरी है, ये इस देश की राजनीति की मजबूरी है, और ये मैं समझता हूं जो पार्टी राजनीति करना चाहती है वो बराबर इसको करेगी, जो देश का हित चाहती है वो बराबर यूनिटी की बात करेगी। लेकिन साथ साथ ये भी है कि हर पार्टी अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती है, उसके लिए इलेक्शन में आप देखते हैं कि यूनिटी होने के लिए काफी कोशिश करनी पड़ती है। तो ये यूनिटी लोकसभा में आसानी से होगी क्योंकि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी बड़ी है, लेकिन राज्यों में नहीं होगा, राज्यों में मुश्किल होगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन के धज्जे उड़ गए हैं। आपका समाजवादी पार्टी और टीएमसी आपका सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस अकेले खड़ी रही है, बीजेपी के खिलाफ अटैक करने के बजाय वो आपको अटैक कर रही है। लेकिन दिल्ली की हालत ऐसी है कि आज आप, ये रूलिंग पार्टी है, बीजेपी नहीं है, बीजेपी आने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस अपनी जगह जो खो गई है उसको वापस लाने की कोशिश कर रही है। क्या उनको मिलेगी, क्या इनडायरेक्टली उनकी हेल्प बीजेपी को होगी, ये हालात ही बताएगी। आज तो नहीं, 5 फरवरी के बाद ही हमको मालूम हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से बाकी की पार्टियां सोचती है कि वोटों का डिवीजन ये बीजेपी को मदद करता है, उस तरह से कांग्रेस ने भी सोचना चाहिए कि वोटों का डिवीजन बीजेपी को मदद करेगा, और उसमें उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ काम करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को, इसके लिए कांग्रेस को 1947 की पहले की महात्मा गांधी की कांग्रेस जो मूवमेंट थी उसको याद देना पड़ेगा। अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र हुआ था, मुझे याद है 1947 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली गवर्नमेंट फॉर्म की, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, संविधान होने के पहले, तब महात्मा गांधी ने पूछा कि ये कांग्रेस की सरकार है कि राष्ट्रीय सरकार है। उसके बाद उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मिसेस कौर और बाबा साहब अम्बेडकर को मिनिस्ट्री में लिया था। ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। तो महात्मा गांधी की ये सोच है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर रखना है तो सभी विचारों को साथ में लेके जाना पड़ेगा, सभी समाज को साथ में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन हर एक प्रांत में अलग अलग सोशल फोर्सेस वर्क करते हैं, अलग अलग तरीके से हैं। जैसे दिल्ली में आप देखेंगे कि कास्ट का ज्यादा फैक्टर नहीं है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, महाराष्ट्र में कुछ जगह पर है, तमिलनाडु में कुछ जगह पर है, लेकिन सब जगह पर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में नहीं रहेगा। तो सोशल फॉर्मेशंस भी अलग अलग है। उसके लिए हर स्टेट में मैं समझता हूँ यूनिटी बनना मुश्किल है, लेकिन लोकसभा में जरूर बनेगी और बनना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। एक लेफ्ट का प्रवक्ता होने के नाते मैं इतना ही कहूंगा कि आज की जरूरत है संविधान को बचाना और भारत की विविधता को कायम रखना और विविधता में एकता को देखना, ये आज की जरूरत है, जिसका बीजेपी को विरोध है। उसके लिए इस सोच के सभी लोगों को इकट्ठा आकर काम करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी बहुत शुक्रिया रंगो साहब। असल में गैर कांग्रेस की बात इस देश के इतिहास का एक हिस्सा है, और जब देश की गठबंधन की राजनीति की जाएगी तब उसका जिक्र आना जरूरी है। लेकिन इस समय देश में कोई भी गैर कांग्रेसवाद की बात नहीं कर रहा है। सोशलिस्टों ने भी कभी गैर कांग्रेसवाद की बात, जब से कम्युनल फोर्सेस का चैलेंज खड़ा हुआ है तब से वो बात करना बंद कर दिया है, और गैर भाजपावाद, गैर मोदीवाद, गैर सांप्रदायिकवाद और प्रो कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के ऊपर सोशलिस्ट इस देश के अंदर काम कर रहे हैं। तो तिवारी जी, आप अपना वक्तव्य भी दीजिए और इसका समापन भी कीजिए। जी सर, देखिए सर, गठबंधन का अपना एक दर्शन है, गठबंधन की पूरी फिलॉसफी है, और उस फिलॉसफी को बेहतर तरीके से समाजवादी समझते हैं या राइटिस्ट भी समझते हैं। फल ये होता है कि ये दोनों लोग जब उसको करते हैं तो उसके सिद्धांत के अनुसार उसको समझ के चलते हैं। ये बिचवा लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं। गठबंधन क्या है? गठबंधन एक तो यह है कि गांठों का बंधन अगर हम उसको मान के चलेंगे तो फिर गठबंधन नहीं चलेगा। गठबंधन है एकता सूत्र का बंधन, हम कैसे सबको एकता सूत्र में बांध दे। गठबंधन से एक संघात्मक व्यवस्था का सामूहिक नेतृत्व का विकास होता है।
अब अगर उसमें कोई आदमी ये चाहे कि मैं बॉस बनकर के चलाऊं, तो गठबंधन नहीं चलेगा। गठबंधन उदारता से चलता है। गठबंधन के लोगों को यह मान करना पड़ेगा कि हमको केवल अपना दल नहीं चलाना है, हमको यह देश चलाना है। जब इस भावना से हम कूदेंगे तब तो हम गठबंधन लेकर के चलेंगे। और इसके चैंपियन तो हमारे लेफ्ट लोग हैं। लेफ्ट लोगों ने जिस तरीके से केरल में चलाया, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चलाया, और जिस तरीके से राष्ट्रीय क्षितिज पर भी सबको बांध करके लेके चलने की कोशिश की, उनको उससे सीखना चाहिए। या अगर थोड़ा बहुत सीखना चाहिए तो राइट से भी, भाजपा से भी सीखना चाहिए, राइट से भी सीखना चाहिए कि वो लोग उनका बहुमत होने के बावजूद किस तरीके से अपने साथ सबको समाहित करके लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका दर्शन दूसरा है, समाजवादी दर्शन दूसरा है। समाजवादी में इतनी उदारता है कि ये बिहार में राष्ट्रीय जनता दल जान रहा था कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं चल पा रही हमारे साथ, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ झुक करके समझौता किया। अपने उत्तर प्रदेश में अखिलेश जान रहे थे कि क्या होगा हैसियत है अपनी कांग्रेस की, लेकिन उसके बावजूद झुक के समझौता की। लेकिन अकड़ करके गठबंधन नहीं चलता है। और कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस अकड़ करके चलना चाहती है। कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व की खाली ये लोग खाली बात करते हैं, वहां पर सामूहिक नेतृत्व डेवलप नहीं हो पाता है।